हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका का तात्पर्य यहाँ पे हम कहेंगे कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि हमारा जो भारत देश है उसमें संघात्मक प्रणाली की सरकार जो है मौजूद है। तो उसमें हमारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंडर आती हैं। ठीक है, तो उसी में से आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति जो होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ों में उसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी खिलाड़ी होता है, उसको भारत रत्न देना होता है या कोई बड़े जो पुरस्कार देने होते हैं वो हमारे सारे राष्ट्रपति के द्वारा ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सीधा शुरू करते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ये हमें अच्छे से पता है। और क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल व्यापक कार्यपालिका है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद जो होती है उसमें हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका होता है, जबकि जो प्रधानमंत्री है या उसका जो पूरा मंत्रिमंडल है वो वास्तविक जो कार्यपालिका का जो सदस्य होते हैं वो हमारे वास्तविक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति जो भी काम करता है वो अकेले नहीं कर सकता, वैसे ही प्रधानमंत्री भी कोई डिसीजन अकेले नहीं ले सकता, उसे सबसे सलाह मशवरा जो है वो करना पड़ता है। उसी तरह से हम देखेंगे हमारे इंडिया में कोई भी न्यू पॉलिसी बनती है या ना कोई भी चीज़ हमारी अनाउंस की जाती है तो हम बोलते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये किया है। अकेला देश का प्रधानमंत्री कुछ कभी नहीं कर सकता, उसको इतनी पावर नहीं दी जाती है। उसके पीछे बहुत बड़ा मंत्रिमंडल, पूरा मंत्री परिषद होता है जिसमें बहुत सारे सदस्य मौजूद होते हैं जो सारा मिलजुला के सलाह मशवरा करके उस चीज़ को बनाते हैं और लागू करते हैं। लेकिन जो हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन इतने तौर पे उसका जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं दिखाई जाती। इसलिए कहा गया है इसमें कि जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ नाम मात्र का ही कार्यकारी अध्यक्ष होता है, जबकि जो प्रधानमंत्री है, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, वो वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद है राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। तो यहाँ पे जो हमारा अगर इस तरह से हमारा क्वेश्चन पहला आ जाता है कि राष्ट्रपति जो है हमारा जो आर्टिकल 52 है इसमें क्या क्या कहा गया है राष्ट्रपति से संबंधित। तो पहली चीज़ तो यही बोली उन्होंने कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, और दूसरी बात कही है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ये जो क्वेश्चन है ना, भारत का ये प्रथम नागरिक कहलाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इससे संबंधित आपको घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं। कभी प्रधानमंत्री का नाम दे देगा, कभी और किसी का नाम वहाँ पे लिख देगा ऑप्शन में और आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक कोई पूछा ना कि कौन था, ठीक है, तो कौन है या कौन था, तो हम सीधा राष्ट्रपति कहेंगे। ऑफकोर्स राष्ट्रपति हमारे चेंज होते रहते हैं, तो जो भी राष्ट्रपति बनता है उसको भारत का पहला नागरिक जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति पद की योग्यताएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि कोई भी ऐरा गैरा थोड़ी आके राष्ट्रपति के पद पर आके बैठ जाएगा और हाँ जी अपना काम शुरू कर देगा। उसकी भी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो पूरी अगर वो कर लेता है तो वो राष्ट्रपति आराम से बन सकता है। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले बात करें कि संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होता है जब वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिख रखा है, एक तो है कि आर्टिकल 58 में ये चीज़ ऐड की गई है कि राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगी जिससे वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति बन सकता है। आर्टिकल 52 में हमने ये दो बातें कही थी कि वो संवैधानिक अध्यक्ष होता है, संवैधानिक होता है, और दूसरी बात कही थी कि भारत का पहला नागरिक होता है। उसके बाद हमारा अगर पूछा जाए कि आर्टिकल 58 का क्या रोल है, तो आर्टिकल 58 में हमें क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं राष्ट्रपति की, जिसमें पहली जो क्वालिफिकेशन है वो यही है कि वो भारत का नागरिक हो, इंडिया की सिटीजनशिप उसके पास होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो कोई भी व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। कोई विदेशी जो है उसको हम अपने देश का राष्ट्रपति कभी नहीं बना सकते। दूसरी चीज़ बोल रखी है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि 35 साल का हो चुका हो ऐसा बंदा वो राष्ट्रपति पद के लिए आ सकता है। ठीक है, तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, यानी लोकसभा का सदस्य उसे नियुक्त किया जाना होता है तो वो उसके भी योग्य होना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि हर पद पे बैठने के लिए, हर कुर्सी पे बैठने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या चाहिए, पहला है कि भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य आप होनी चाहिए, और 4th पॉइंट लिख रखा है कि चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, यानी कि जब वो राष्ट्रपति पद के लिए लड़ रहा हो तो अपनी किसी भी पुरानी किसी कंपनी में काम कर रहा हो या कुछ भी काम कर रहा हो, वहाँ वो नहीं होना चाहिए, उसको वहाँ से रिज़ाइन देना पड़ेगा, वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, तब जाके वो राष्ट्रपति का पद जो चुनाव है उसके लिए वो लड़ सकता है। ऐसा ना हो कि हम लोग कई बार करते हैं ना कि एक एडमिशन इधर ले लिया, फिर दूसरा भी हम कहीं पे देने की कोशिश कर रहे होते हैं। नहीं, राष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं चलेगा, वो बिल्कुल सारे जितने पिछले काम है उसको पूरा फ्री होके ही वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आगे आ सकता है। उसके बाद है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल, अनुच्छेद 54, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे बात कही गई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव करना है हमें, ठीक है, उसका निर्वाचन करना है, तो ये जो सारी जानकारी है वो हमें आर्टिकल 54 में मिल जाएगी। देखिए अब जो निर्वाचन मंडल है, ठीक है, अब ये जो निर्वाचन मंडल है उसमें क्या क्या शामिल है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है उसमें राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, राज्यों की विधान सभाएं भी होती हैं, यानी ऑफ कोर्स इनके सदस्य उसमें ऐड होंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और राज्यों की जो विधान सभाएं होती हैं उनके सदस्य उसमें शामिल होते हैं, सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य और विधानसभा के 50 सदस्य अनुमोदित होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार आपको करना है तो निर्वाचन मंडल में कितने लोग होते हैं, 50 सदस्य आपके निर्वाचन मंडल के होते हैं और विधानसभा के 50 सदस्य होते हैं, ठीक है, टोटल वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। उसके बाद ये भी बता रखा है इन्होंने कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक बार देश के प्रधानमंत्री बन गए, एक बार राष्ट्रपति बन गए तो अब दोबारा नहीं बन सकते। इन्होंने बोला एक व्यक्ति जितनी बार चाहे वो बन सकता है, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं बन सकता, मतलब अगर अच्छे कर्म करेगा तो आगे भी कोई भी उसको वोट देगा तो आराम से वो अपने राष्ट्रपति बना रह सकता है। कोई लिमिट नहीं है कि नहीं आप इतने एक बार ही बनोगे दूसरी बार नहीं बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल सिंपल लाइन लग रही होगी, लेकिन इससे संबंधित मैंने बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन देखे हैं कि राष्ट्रपति के मामले में अगर कोई विवाद हो जाता है तो इसका सॉल्यूशन कौन करेगा, तो इसका सॉल्यूशन हमारा कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम कौन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय। जो सबसे बड़ा न्यायालय है, सबसे ऊपर न्यायालय है, वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। तो राष्ट्रपति के पद से संबंधित, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हमारा कौन करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो करेगा। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई व्यक्ति को राष्ट्रपति बना लिया है और कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि ये सही तरह से राष्ट्रपति नहीं बना है, यानी इसने किसी को रिश्वत दी है या ये इस लायक ही नहीं था, इसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसी भी तरह से दिए हैं, तो ये राष्ट्रपति पद से इसको हटाया जाना चाहिए। इस तरह का मुद्दा उसके सिलेक्ट होने के बाद आ जाता है। तब क्या करेंगे, अब मान लो हमने उस व्यक्ति को राष्ट्रपति बने हुए 2 महीने हो चुके हैं, ठीक है, 2 महीने उसको हो गए और उसने 2 महीने में काफ़ी सारे काम भी कर दिए, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट से राष्ट्रपति बना था। तो इसका मतलब ये नहीं होगा बिल्कुल भी कि उसने जो 2 महीने में काम किया उनको हम अवैध घोषित कर देंगे, उनको बिल्कुल बैक कर लेंगे, उनको वहाँ से हटा देंगे। नहीं, जो राष्ट्रपति बैठा हुआ उसको हटा देंगे, लेकिन उसने जो काम किए हैं उनको बिल्कुल भी नहीं हटाया जाएगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग कर सकता है। कहने का भाव ये है कि अगर राष्ट्रपति, जैसे आप ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का होता है। हमारा जो प्रधानमंत्री है वो भी 5 साल तक रहता है और फिर हमारा राष्ट्रपति भी 5 साल तक ही अपनी कुर्सी पर बैठा रह सकता है, फिर उसको दोबारा चुनाव लड़ने पड़ेंगे। तो उसी प्रकार से है, लेकिन कई बार होता है कि 5 साल के बीच बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से आपको हटना पड़ता है। तो कौन कौन सी सिचुएशन है जहां आप 5 साल पूरा होने से पहले भी आपको हटाया जा सकता है, ठीक है।
उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा, यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र ही देना चाहता है कि मैं अब नहीं काम करना चाहता, मुझे हटना है, तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा, और जो उपराष्ट्रपति है क्या करेगा, वो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके पास ले जाएगा कि जी इसने ये त्यागपत्र दिया है, अब देखिए आगे क्या काम करना है। अब राष्ट्रपति को पद से हटाने का जो आर्टिकल आ जाता है वो 61 आ जाता है। ठीक है, क्या आता है अपना 61 आ जाता है। महाभियोग भी लगा सकते हैं, आगे हम इसमें पढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। पहला ये है, अगर राष्ट्रपति संविधान के जो प्रावधान हैं उनका ही उल्लंघन करता है, तब हम उसके खिलाफ महाभियोग लगा सकते हैं। आपको ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जहाँ पर भी अगर वो सीधा संविधान के प्रावधानों को ही उल्लंघन कर रहा है, उनको नहीं मान रहा है, तो फिर हम उसके खिलाफ महाभियोग लगा देंगे। फिर ये भी क्वेश्चन बनता है कि संसद के कौन से सदन में आप महाभियोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। ऐसा नहीं है कि लोकसभा ही लगाएगी या राज्यसभा ही महाभियोग लगाएगी, नहीं, वो राष्ट्रपति के खिलाफ संसद के 2 सदन होते हैं, दोनों में से कोई भी महाभियोग लगा सकता है। परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए। यानी कि अगर राज्यसभा या लोकसभा में से कोई भी राष्ट्रपति के खिलाफ है कि नहीं ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हमें इसे हटाना चाहिए, या उसने सही में कोई उल्लंघन कर दिया, कोई कानून तोड़ दिया है, उसे हटाना ज़रूरी है, तो उसके खिलाफ जो हम एक महाभियोग लगा रहे हैं, तो हमें 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना होगा कि देखिए राष्ट्रपति जी आपके खिलाफ ही महाभियोग लग रहा है। तो ये 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ताकि वो भी अपनी तरफ से कुछ तैयारी वगैरह कर सके, या जो भी चीज़ें एकदम से थोड़ी धावा बोल सकते हैं, तो उसको 14 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों। यानी अगर लोकसभा इस महाभियोग को लगा रहा है, तो लोकसभा के 1/4 सदस्य उस पर राजी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि लोकसभा में कोई 2 व्यक्ति उठ के बोलने लगे कि नहीं हम तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगा रहे हैं, नहीं। उसमें अगर मान लो, मैं कह रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ कि 50 लोग हैं हमारे राज्यसभा में, उसमें से कम 40 लोग ऐसे होने चाहिए जो बोले कि हाँ हम आपके पक्ष में हैं, हम इस पर साइन कर देंगे। सिर्फ 10 लोगों के कहने पर नहीं हटाया जा सकता उसको। ठीक है, इसलिए 1/4 सदस्य उस पर अगर हस्ताक्षर करते हैं तो महाभियोग ठीक माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, उसने तुरंत त्यागपत्र दे दिया है, ठीक है, या उसको महाभियोग से हमने अचानक से हटा दिया, तो हमने अगला राष्ट्रपति अगले 6 महीने में बनाना ही बनाना है। ये नहीं कि चलो अगले चुनाव होंगे तब हम करवाएंगे, नहीं, 6 महीने के अंदर हमें नया कोई ना कोई राष्ट्रपति बनाना ही बनाना है। ये टाइम लिमिट है कि 6 महीने के अंदर आपके पास नया राष्ट्रपति होना चाहिए। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाता है, मतलब राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो संसद अनुच्छेद 70 के अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके भी ना होने पर जो न्यायालय है उसका जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो उस समय मौजूद हो अगर वहाँ पर, तो वो राष्ट्रपति का पद संभालेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं है अपनी कुर्सी पर, उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मेन मुख्य न्यायाधीश होता है वो भी नहीं है, तो उस सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ, सबसे एक्सपीरियंस्ड जो जज होएगा, ठीक है, वो उस टाइम तक अपने राष्ट्रपति के सारे काम संभालेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति बन नहीं जाता। ठीक है, आगे हमारे पास आता है राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते का कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति को सैलरी कितनी मिलती है और बाद में उसको भत्ता भी कितना मिलता है। पहला पॉइंट है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। ठीक है, जो मासिक वेतन होता है वो 5 लाख रुपए होता है। फिर है, इसके अलावा उन्हें आजीवन मुफ्त चिकित्सा, आवास और इलाज की सुविधा दी जाती है। नहीं, 5 लाख रुपए तो उसकी सैलरी है, लेकिन इसके अलावा उसको आजीवन फ्री चिकित्सा सुविधा मिलेगी। जब भी बीमार हो जाए हॉस्पिटल में जाके उसे अपना कोई खर्चा नहीं देना। ठीक है, अपने इलाज की सारी सुविधा जो है फ्री में दी जाएगी। फिर है,
राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। कोई भी आय का कर, जैसे हम टैक्स वगैरह देते रहते हैं ना, तो राष्ट्रपति इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं, वो फ्री होता है इस चीज़ से। फिर है भारत के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी दुनिया भर में कहीं मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति हो और साथ साथ में उसकी वाइफ हो, कहीं भी घूमना चाहता है तो फ्री घूम सकता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन या भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। यानी जब तक राष्ट्रपति है, उसकी नहीं तो सैलरी कम करेंगे और ना ही उसके भत्ते को कम करेंगे। जितनी डिसाइडेड लिखी हुई है संविधान में उतनी ही उसको मिलेगी, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो जाए, कितना भी फाइनेंशियली दिक्कत क्यों ना हो जाए, उसकी सैलरी या उसके भत्ते में कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद है, राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण के दौरान पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण के दौरान पेंशन के रूप में उसको 1.5 लाख रुपए मिलता है। जैसे आप भी कोई कंपनी में काम करते हैं, किसी भी जगह पे काम करते हैं, तो पेंशन मिलती है ना। हमारे तो गरीब लोगों को कम से ज़्यादा 5 या 6 हज़ार ही महीने के बाद में देते हैं। राष्ट्रपति को जो तो 1.5 लाख रुपए पेंशन उसकी चलती है, तो माला माल है। अगर हम लोग अच्छी तरह से कुछ करें तो हम बन सकते हैं, ठीक है। बट ये है कि इतना इजी नहीं है कि आपको पूरे देश को चलाना होता है, तो उसी तरह का माइंडसेट, उसी तरह का धैर्य आपके पास होना चाहिए, आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी हम देश को संभालने वाला काम कर सकते हैं। किसी कंपनी में कंप्यूटर को चलाना भी हम लोग सीख ही लेंगे, चलो ठीक है, लेकिन देश को चलाने वाले में बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनकी खुद की सोच समझ है। तो अपनी कोई भी डिसीजन आप थोप नहीं सकते, कोई डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, सबसे सलाह मशवरा करके आप डिसीजन को ले सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, है ना। चलिए, फिर राष्ट्रपति के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आज के लिए काफ़ी है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अभी चंडीगढ़ जेबीटी का एग्जाम आ रहा है, तो मैं उसके लिए ही, उससे संबंधित सारी वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं भी खुद इस एग्ज़ाम को देने वाली हूँ, तो मैं भी पढ़ रही हूँ, साथ साथ में जितनी इन्फॉर्मेशन जो ठीक लगती है मुझे बच्चों के साथ प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, ठीक है, कैसा लगा, बुरा लगा वो बता सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, मैं सुधार के लिए बैठी हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो मुझे पता है मैं अच्छा पढ़ा लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फीडबैक या कमेंट आते रहते हैं कि आप बहुत ईजी तरीके से समझाते हो, बहुत अच्छा समझाते हो, तो मुझे लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।